हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 सोशल साइंस सेकेंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट में कुछ रूलिंग डायनेस्टीज के नाम आपको दिए हैं। आपको बताना है कि अपने टाइम पर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किस पार्ट पर रूल कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहार्स, राजपूतास, पालास एंड चोलास। वेस्टर्न डेक्कन में बंगाल, गुजरात एंड राजस्थान एंड तमिलनाडु। चैप्टर का जो सबसे पहला मैप है, इस मैप में 7 से 12 सेंचुरी के सभी मेजर किंगडम्स को शो किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं गुर्जर प्रतिहार्स। ये हैं गुर्जर प्रतिहार्स और ये कहां पर रूल कर रहे थे? गुजरात एंड राजस्थान के पार्ट में। देन राजपूतास ये डेक्कन का एरिया है और डेक्कन में भी किधर? वेस्टर्न साइड में, सो वेस्टर्न डेक्कन। पालास ये है बंगाल एंड चोलास नीचे तमिलनाडु। तो ये होगी मैचिंग, राजपूतास वेस्टर्न डेक्कन, पालास बंगाल एंड चोलास इन तमिलनाडु। सेकेंड क्वेश्चन इज हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। सदर्न इंडिया में हमने देखा कि 3 ऐसे किंगडम्स थे जो आपस में ही हमेशा लड़ते रहते थे अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, जिसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोला गया। तो कौन सी 3 पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी? So parties involved in the tripartite struggle were Gurjar Pratihar, Rajputa and Pal dynasty. Third question is what were the qualifications necessary to become a member of a committee of the Sabha in the Chola Empire? Chola Empire में सभा कमेटी का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए थी? In the Chola Empire, these were the requirements for becoming a member of a Sabha committee. Number 1, member should be landowners. जो मेंबर है वो जमींदार होने चाहिए, उनके पास जमीन होनी चाहिए। हु रिसीव रेवेन्यू फ्रॉम देयर लैंड, और लैंड से उन्हें रेवेन्यू मिलना चाहिए। सेकेंड इज दे शुड हैव देयर ओन प्लेस टू लिव, रहने के लिए जगह होनी चाहिए, घर होना चाहिए। दे मस्ट बी 35 to 70 ईयर्स ओल्ड, 35 से लेकर 70 साल के बीच में ही आप सभा के मेंबर बन सकते हैं। दे शुड बी फेमिलियर विद द वेदास, वेदों का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। दे शुड नॉट हैव सर्व्ड ऑन एनी अदर कमिटी इन द प्रीवियस 3 years, पिछले 3 सालों में उन्होंने किसी दूसरी कमिटी को सर्व ना किया हो, वो किसी दूसरी कमिटी का मेंबर ना रहे हो। एंड एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज और हर रिलेटिव्स अकाउंट्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। अगर आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, सभा का मेंबर बनना है, तो सभी रिलेटिव्स के अकाउंट्स भी आपको सबमिट कराने होंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चहामनास। चहामनास या चौहान्स के कंट्रोल में कौन सी 2 मेजर सिटीज थी? ये थी दिल्ली एंड अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द राजपूतास बिकम पावरफुल। राजपूतास पावरफुल कैसे बने? सो द राजपूतास वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका इनिशियली। शुरू में राजपूतास चालुक्यास जो कि कर्नाटका पर रूल कर रहे थे, उनके सबऑर्डिनेट थे, मतलब ये चालुक्यास के अंडर काम किया करते थे। उसके बाद एक राजपूता चीफ हुए जिनका नाम था दंती दुर्ग। उन्होंने उस टाइम के चालुक्य किंग को हराया। ही डिफीटेड हिज चालुक्य ओवरलोड एंड परफॉर्म्ड द हिरण्यगर्भ इन द मिड 8th century। अभी हिरण्यगर्भ में क्या था? ये एक सैक्रिफाइस, एक यज्ञ होता था, क्योंकि ब्राह्मण्स का मानना था अगर आप क्षत्रिय नहीं हैं तो आप राजा नहीं बन सकते। लेकिन अगर कोई पर्सन बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं है और वो हिरण्यगर्भ को परफॉर्म करता है तो उसका रीबर्थ होता है एज क्षत्रिय, और उसके बाद वो अपना किंगडम स्टैब्लिश कर सकता है। सो दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया, अपना किंगडम स्टैब्लिश किया। देन दे ग्रू इन पावर आफ्टर फाइटिंग विद द गुर्जर प्रतिहार्स एंड पाल डायनेस्टी। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार पाल डायनेस्टी को इन्होंने हराया और अपने किंगडम को एक्सपांड किया कर्नाटका एंड राजस्थान तक। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। इस टाइम पर हमने देखा बहुत सारी नई डायनेस्टीज उभर कर आई, तो एक्सेप्टेंस के लिए उन्होंने क्या क्या किया? टू विन अप्रूवल द न्यू डायनेस्टीज अडॉप्टेड न्यू टाइटल्स, नए टाइटल्स उन्होंने अपने आप को दिए। एंड अंडरवेंट रिलीजियस राइट्स दैट एलिवेटेड देम टू क्षत्रिय स्टेटस। अब इन डायनेस्टीज में जो लोग क्षत्रिय स्टेटस के नहीं थे, बहुत सारे रिलीजियस राइट्स उन्होंने परफॉर्म किए। जैसे कि दंती दुर्ग को हमने देखा, उन्होंने हिरण्यगर्भ किया था इस टाइप से, ताकि उनका क्षत्रिय स्टेटस और एलिवेट हो और ऊंचा हो। दे वर रिगार्डेड एज सबऑर्डिनेट और सामंस बाय देयर सुपीरियर्स। उनके जो सुपीरियर्स थे, पहले जिनके अंडर वो काम किया करते थे, वो उन्हें अपना सबऑर्डिनेट या फिर सामंत मानते थे। बट आफ्टर गेनिंग पावर एंड वेल्थ
लेकिन इन न्यू डायनेस्टीज के लोगों ने जब वेल्थ इनके पास आई, पैसा आया और ये पावरफुल हुए, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंत्स। इन्होंने अपने आप को महासामंत्स घोषित कर दिया। वॉरफेयर वर ऑल्सो यूज्ड बाय द न्यू डायनेस्टीज टू असर्ट देयर पावर। बहुत सारी लड़ाइयाँ भी इन्होंने लड़ी, कई बार अपने ओवरलॉर्ड्स के अगेंस्ट ही, और अपने किंगडम को अपने लिए कार्व आउट किया। What kind of irrigation works were developed in the तमिलनाडु? तमिलनाडु में कौन कौन से नए इरिगेशन वर्क्स इस टाइम पर डेवलप हुए? लार्ज स्केल कल्टीवेशन वर डेवलप्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन होने लगा था। एंड इन मेनी केसेस आर्टिफिशियल इरिगेशन बिकेम नेसेसरी। पहले लोग सिर्फ बारिश पर ही डिपेंडेंट थे, उसके बाद आर्टिफिशियल इरिगेशन भी इन्होंने शुरू की। वैरायटी ऑफ मेथड्स जो यूज किए गए। वेल्स वर डग, कुएं खोदे गए। ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो। एंड कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड, कैनाल्स, नहरें बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल्स? चोला के टाइम पर जो टेम्पल्स थे उनसे कौन कौन सी एक्टिविटीज एसोसिएटेड है? सो चोला टेम्पल्स कॉमनली सर्व्ड एज द हब्स ऑफ सेटलमेंट्स दैट ग्रू अराउंड देम। चोला के टाइम पर जो टेम्पल्स थे वो एक तरीके से हब्स थे, मतलब उनको सेंटर में रख के उनके चारों तरफ सेटलमेंट्स डेवलप हुई, लोगों ने बसना शुरू किया। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑल्सो। यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था। चोला टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ये सिर्फ पूजा करने की ही जगह नहीं थे, बट ऑल्सो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर लाइफ भी यहाँ पर ग्रो कर रही थी। दे वर ऑल्सो एंडाउंड विद लैंड। इन मंदिरों को ज़मीन भी दी जाती थी बाय रूलर्स। रूलर्स देते थे या फिर जो रिच लोग होते थे वो ज़मीन देते थे। एंड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड वॉज यूज टू सपोर्ट ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्क एट द टेम्पल्स। और इन ज़मीनों से जो प्रोडक्शन होता था वो मंदिरों में काम करने वाले जो स्पेशलिस्ट थे, जैसे कि पुजारी है, सफाई वाले हैं, गार्लैंड बनाने वाले हैं, मूर्तियाँ बनाने वाले हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए वो प्रोडक्शन यूज़ किया जाता था। अमंग द टेम्पल क्राफ्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉन्ज इमेज बिकेम द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। चोला के टाइम पर जो ब्रॉन्ज इमेजेस बनी है टेम्पल क्राफ्ट्स में वो सबसे ज़्यादा फेमस है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होंगे आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।